हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसके 4th यूनिट का 4.5 चैप्टर द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि एक बुक रिव्यू है। अर्नेस्ट हेमिंगवे की बुक हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे राइटर ने अर्नेस्ट हेमिंगवे की बुक को रिव्यू किया है। वार्मिंग अप एक्सरसाइज से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वार्मिंग अप एक्सरसाइज जो बच्चे लाइटली लेते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली जो है आपके पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए होते हैं आपके पैसेजेस में। तो शुरू करते हैं। पेयर अप विद योर पार्टनर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच एनिमल वुड यू रिलेट योरसेल्फ टू एंड व्हाई। आप कौन से एनिमल से अपने आप को रिलेट करते हो और क्यों, वो आप लिख सकते हो। जैसे आप अपने आप को डॉग से रिलेट करते हो या कैट से रिलेट करते हो या काउ या लायन या टाइगर, किसी से भी, या मंकी, किसी से भी रिलेट करते हो और क्यों, क्योंकि आप कुछ हरकतें ऐसी होगी आपको एनिमल से रिलेट करती होगी, तो वो आपको मेंशन करना है। डू यू हैव अ हीरो एंड और अ रोल मॉडल टू लुक अप टू, हु इज ही शी। कोई आपका हीरो है या रोल मॉडल है, ये जरूरी नहीं है एक्टर्स या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ही हो, ये आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, जो आपके मेंटोर होते हैं, या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। और क्यों, उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज है जिनको आप एक रोल मॉडल देखते हो। तो आप जैसे हर एक में 2 क्वेश्चन, अगर यहाँ देखो 2 क्वेश्चन किए गए हैं तो आपके 2 आंसर्स होने चाहिए एक हर क्वेश्चन को आंसर करते हुए, तो ही आपको 2 मार्क्स मिल पाएंगे। जैसे डू यू हैव अ पैशन यू वुड फाइट फॉर, तो यस, ये हमारा वर्ड होना चाहिए। यस आई डू हैव अ पैशन एंड दैट इज द स्पोर्ट्स, मतलब जो भी आपका पैशन होगा, या डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिक। और वाई, रीजन बताओ कि उससे आपको क्या बेनिफिट्स होता है, उससे आप कैसे आपका मूड लिफ्ट अप होता है, तो वो आपको इस तरीके से लिखना होगा आंसर। व्हाट इज मेंट बाय अ रिव्यू, ये मैं आपको आंसर दे देती हूँ। रिव्यू का मतलब क्या है। रिव्यू यानी कोई भी एक पब्लिश्ड डिस्क्रिप्शन होता है और एक ओपिनियन होता है, वो चाहे बुक का हो या फिर कोई फिल्म का हो या कोई भी ड्रामा प्ले का हो। सो आंसर में आप लिख सकते हो अ रिव्यू इज अ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्शन एंड एन ओपिनियन ऑफ अ बुक, फिल्म और अ प्ले। हैव यू एवर रेड एनी बुक रिव्यू, इफ येस विच वन, इफ नो मेक इट अ पॉइंट टू रीड। ये इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली अगर आता है तो पूछ सकते हैं। तो आप लिख सकते हो येस आई हैव रेड मेनी रिव्यूज, आई हैव रेड रिव्यूज ऑन शेक्सपियर्स प्ले, जो कि बहुत फेमस है, शेक्सपियर्स प्लेस। एग्जाम्पल, कोई भी शेक्सपियर्स के प्लेस के आप नाम दे सकते हो, जैसे कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, द मैकबेथ, एक्सेट्रा। Now make a list of famous novels of Ernest Hemingway. 2 of them are given to you. अब अर्नेस्ट हेमिंगवे के जो बुक्स है, नॉवेल्स है, उनका लिस्ट हमें बनाना है। यहाँ पे अ फेवल टू आर्म्स दिया हुआ है, फॉर हुम द बेल टॉल्स। अब ये आपको एज एन एक्टिविटी भी दे सकते हैं। तो बाकियों में आप लिख सकते हो द ओल्ड मैन एंड द सी, जो हम चैप्टर करने वाले हैं। फिर अ मूवेबल फीस्ट, हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट्स, द सन ऑल्सो राइजेस, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस बना सकते। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वार्मिंग अप में, वो ये है कि ये एक वेब डायग्राम दिया गया है। इसके अंदर अर्नेस्ट हेमिंगवे जैसे एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, वैसे ही आपको दूसरे अमेरिकन नॉवेलिस्ट के नाम यहाँ पे लिखने हैं। ये काम आप गूगल से, नेट से सर्च करके लिख सकते हो, और 4-5 नाम आपको रखने ही चाहिए याद, क्योंकि अगर एक्टिविटी कुछ ऐसा आया तो यू कैन राइट द नेम। अब ये आपका एक्चुअल कवर पेज है इस बुक का, द ओल्ड मैन एंड द सी, और अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखा हुआ। An old and experienced Cuban fisherman has a run of terrible bad luck and is unable to catch any fish for 84 days. His young and devoted apprentice Manolin has been forced by his parents to start working with another fisherman. The old man resolves to sail out farther than all the other fishermen and attempt to catch the really big fish. On the 85th day, he succeeds in hooking a marlin with his bait, but the marlin is too strong for him and starts pulling the boat. The Old Man and the Sea is the story of the old man's struggle with the marlin and his later battle against sharks. अब ये पूरे बुक के बारे में इन शॉर्ट यहाँ पे बताया गया है कि एक ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड क्यूबन फिशरमैन है जो बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा है, क्योंकि ये फिशरमैन होने के बावजूद 84 डेज तक उसने कोई भी फिश नहीं पकड़ पाया है। अब उसका जो अप्रेंटाइज था, अप्रेंटाइज मतलब जो उसका हेल्पर होता है, जो उसको हेल्प करता है या उसके साथ जो रह रहा है ट्रेड सीखने के लिए। अप्रेंटाइज मतलब जो कोई काम सीखने के लिए किसी के अंडर में काम करते हैं। तो अप्रेंटाइज फिशरमैन के अंडर में काम कर रहा था ताकि वो भी एक फिशरमैन बन सके, तो उसका नाम है मैनुलिन ओवर हियर। अब वो जो है 84 डेज तक इसके साथ में था,
ओल्ड मैन के पास साथ में फिशिंग पकड़ने के लिए, क्योंकि ओल्ड मैन कोई फिश पकड़ नहीं पा रहा था, तो उसके पेरेंट्स ने, मैनुलिन के पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया कि तुम इस फिशरमैन के साथ मत रहो, क्योंकि ये तो कोई फिश नहीं पकड़ पा रहा है, तो तुम्हें क्या सिखाएगा, तो इससे अच्छा तुम दूसरे फिशरमैन्स के साथ जुड़ जाओ ताकि तुम एटलीस्ट फिश कैचिंग तो सीख लो। लेकिन मैनुलिन को बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था इसके साथ में, क्यूबन फिशरमैन के साथ में, इसलिए उसने किसी और के साथ जाने से इनकार कर दिया। और ये ओल्ड फिशरमैन जो है, क्योंकि 84 डेज तक वो नहीं पकड़ पाया, बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा था, तो 85th डे उसने ये डिसाइड किया कि वो बहुत ज़्यादा डीप जाएगा सी में, जो आज तक कोई भी फिशरमैन नहीं किया गया है, और वो वहाँ पर जाके आज कोशिश करेगा फिश पकड़ने की। और अटेम्प्ट करता है जो वो ये, तो वो पकड़ भी लेता है एक बहुत बड़ी फिश, मार्लिन, एक बहुत ही बड़ी फिश जो है उसके हाथ लग जाती है, उसकी जो फिशिंग हुक है, फिशिंग रॉड है, उसमें लग जाती है, अटक जाती है। अब ये फिशरमैन जो है बहुत बड़ी फिश को उसने अपने फिशिंग हुक में पकड़ लिया है, लेकिन अब जो है बुक में जो है रियल स्ट्रगल बता रहे हैं कि किस तरीके से मार्लिन जो है, जो फिश जो है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, और ये जो फिशरमैन जो है किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिशरमैन कैसे बचाना चाहता है अपने आप को फिश पकड़ के, और मार्लिन कैसे बचाना चाहती है अपने आप को उस हुक से छूटकर, फिशिंग रॉड में जो हुक लगा हुआ है उससे छूटकर। तो दोनों के बीच की जो स्ट्रगल है, द फिशरमैन एंड द मार्लिन, द फिश की जो स्ट्रगल है, बखूबी इस बुक के अंदर बताई गई है। तो ये जो है फिशरमैन के लिए मार्लिन बहुत स्ट्रांग है, और फिशरमैन जो है गिव अप नहीं करना चाहता है, वो पकड़ना ही चाहता है मार्लिन को। तो द ओल्ड मैन इन द सी एक स्टोरी है ओल्ड मैन के स्ट्रगल की और मार्लिन के भी स्ट्रगल की, और कौन जीतता है किसके खिलाफ, एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट द शार्क्स। और फिर बाद में शार्क्स के साथ में भी उसका जो बैटल होता है वो भी यहाँ पे बताया गया है इस बुक्स के अंदर। तो ये ओवरऑल जो है स्टोरी कुछ इस तरीके से है। सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अब ये बुक लिखते समय इसके पीछे क्या सोशल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। हेमिंगवेज नॉवेल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, ये जो नॉवेल है हेमिंगवे की, ये रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। ये एक्चुअल रियल इवेंट नहीं है, लेकिन हाँ रियल इवेंट्स, कुछ इस टाइप के रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। एंड इट ऑल्सो ड्रॉज हैवीली ऑन हिज ओन लाइफ, और ये हेमिंगवे की रियल लाइफ से भी रिलेटेड है। He had experience of fishing in the Cuban waters and like the old man, he was also a fan of baseball. अब यहाँ पे हेमिंगवे अपने और फिशरमैन के बीच की सिमिलैरिटीज बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से फिशरमैन फिशिंग करते हैं उस तरीके से वो खुद भी, हेमिंगवे खुद भी एक फिशरमैन रह चुके हैं क्यूबन वाटर्स में, यानी क्यूबा में। और जिस तरीके से ओल्ड मैन एक बेसबॉल का फैन है, वैसे ही वो भी एक बेसबॉल के फैन रह चुके हैं। He worked for the Red Cross during the First World War and was injured by shrapnel when he was in Italy. He worked for the Red Cross. Red Cross क्या है? Red Cross एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ध्यान रखता है उन लोगों का जो सफ़र करते हैं वॉर्स के वजह से, भूख के वजह से, या कोई बीमारियों के वजह से, या किसी भी दूसरे प्रॉब्लम की वजह से जो सफ़र करते हैं, ऐसे लोगों को हेल्प करती है ये रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे हेमिंगवे, और उस वक्त, उसी दौरान, वर्ल्ड वॉर के दौरान वो एक शार्पनल के द्वारा हर्ट हो गए थे, चोटिल हो गए थे जब वो इटली में थे। शार्पनल क्या होता है? शार्पनल एक तेज नोक धारी वाला एक टूल होता है या हथियार होता है जो लॉन्च किया जाता है। जिस तरीके से तोप या बंदूक से गोलियां निकलती है वैसे शार्पनल निकलती है ना, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल दैट फ्लाई ड्यूरिंग एन एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब वेपन टू हर्ट पीपल। Hemingway always talks about the need to struggle against defeat or death and how determination and endurance can help one to win in the struggle. तो Hemingway जब भी बात करते हैं तो हमेशा मोस्टली इस तरीके से बात करते हैं कि चाहे हार का सामना हमें करना पड़े या फिर हमें पता है कि मौत हमारे सामने है, उस वक्त कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। भले ही हमें पता हो कि हमारी हार होने वाली है, लेकिन एक्चुअल हार होने से पहले कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। क्या पता कब बाजी पलट जाए, है ना। तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो वही ये बता रहे हैं कि हमेशा हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए, भले ही हमें सामने हमारे हार दिख रही है या हमारे सामने मौत दिख रही है, हमें पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में 1% भी हमारा डिटर्मिनेशन, हमारी जो जिद है वो कम नहीं होनी चाहिए लड़ने की, और टॉलरेंस होना चाहिए कि अगर हम हार भी जाएं तो हम उसका सामना कैसे करें। कैन हेल्प वन टू विन इन दिस स्ट्रगल, क्योंकि अगर हम में ये क्वालिटीज़ है डिटर्मिनेशन की और एंड्योरेंस की, तो हम बहुत, मतलब 100%, 99% ये पॉसिबिलिटी है कि हम हारी हुई बाजी जीत जाए या मौत के मुंह से बाहर निकल जाए।
द ओल्ड मैन इज द एट द एंड ऑफ द नॉवल नियर वेरी डेथ, मतलब ये जो एंड ऑफ द नॉवल जब आता है तो ओल्ड मैन एकदम मौत के करीब रहता है, बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग एंड लॉस विल लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज। बट भले ही वो डेथ के करीब हो, लेकिन उसके स्ट्रगल के वजह से उसकी जो स्टोरी है वो लोगों के दिमाग में कई कई सालों तक बनी रहेगी। Ultimately, his story becomes one of the triumph because the tales of his life will live on even after his death. और फाइनली उसकी स्टोरी एक उन जीत में से है जो इतने स्ट्रगल के बाद में जीत जाता है, और ये कहानी बनकर उसके डेथ के बाद में भी लोगों के साथ में रहती है। The novel was published in 1952 when people were trying to recover from the mass destruction brought by the two world wars. तो मतलब ये स्टोरी जो है हम बोल सकते हैं कि 1952 में पब्लिश हुई थी, और ये वो टाइम था जब लोग जो है, पूरी दुनिया के लोग जो है, ये जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे उनसे उभरने की कोशिश कर रहे थे, रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त ये हुआ था, तो ये एक स्ट्रगल है। वर्ल्ड वॉर्स भी स्ट्रगल ही थी लोगों की इंडिपेंडेंस पाने के लिए, गुलामी से मुक्ति पाने के लिए। तो उसी तरीके से फिशरमैन की भी ये स्ट्रगल ही थी अपने आप को साबित करने के लिए, और मार्लिन की ये स्ट्रगल थी अपने आप को बचाने के लिए। तो लोगों ने रिलेट किया अपने आप को, है ना। दैट इज वाई इट इज सेड दैट ये 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद में जब ये बुक रिलीज हुई थी, तो लोग जब उभरने की कोशिश कर रहे थे, और जब उन्होंने ये बुक पढ़ी तो उनको वो सारी चीजें याद आ गई जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, और वो अपने आप को रिलेट कर सके उस बुक से। एंड दिस टेल ऑफ एंड्योरेंस एंड अल्टीमेट ट्रायम्फ इमीडिएटली स्ट्रक अ कॉर्ड विद द रीडर्स। इमीडिएटली स्ट्रक अ कॉर्ड विद द रीडर्स मतलब उनके दिलों को छू लिया, उनके दिलों के तार को छू लिया इस किताब ने। अब राइटिंग स्टाइल की बात करें, अभी हर एक राइटर का अपना राइटिंग स्टाइल होता है। कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करते हैं राइटर्स, कुछ बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं, कुछ ऐसे यूज करते हैं जैसे मानो वो शायर हो। तो हेमिंगवे का लैंग्वेज जो है बहुत ही सिंपल एंड पिथी है, ये उसका राइटिंग स्टाइल है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे हेमिंगवेज राइटिंग स्टाइल, तो आप ये आंसर लिख सकते हो, हेमिंगवेज लैंग्वेज इज सिंपल एंड पिथी। पिथी मतलब ब्रीफ, मतलब ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, ब्रीफली। ही मोस्टली राइट्स इन शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस। उनके ज्यादा करके राइटर्स जो है शॉर्ट रहते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस में सब कुछ लिखते हैं, मतलब घुमा फिरा के नहीं लिखते हैं। कोई बात को अगर बताना है तो घुमा फिरा के नहीं लिखेंगे। और जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, एन एक्सट्रीम इकोनॉमी इन हिज यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब ज्यादा करके इजी वर्ड्स यूज करते हैं। एक्सट्रीम इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं यूज करते अपने राइटिंग में, इजी वर्ड्स यूज करते हैं ताकि लोगों को इजीली समझ में आए, कॉमन लोगों को डिक्शनरी लेके ना बैठना पड़े उनकी बुक पढ़ने के लिए। This simplicity is deceptive and a reader can read his work again and again and find new layers of meaning every time. और ये जो simplicity है उनकी, ये deceptive है। deceptive मतलब misleading है कभी कभी, क्योंकि कोई भी रीडर जब उनकी बुक पढ़ेगा, एक बार पढ़ने से उसे जो समझ में आया, हो सकता है दूसरी बार पढ़ने से उसका कुछ और मतलब निकल पड़े, या कुछ और मतलब वो बना सके, या तीसरी बार पढ़ने से सेम चीज का ही कुछ और मतलब बन सके। तो मतलब उनकी जो राइटिंग है वो डिसेप्टिव है, सिंपल लैंग्वेज। मतलब जितनी बार आप बुक रीड करोगे उतनी बार आप उसको अलग नज़रिए से देख पाओगे। तो ये बहुत कम राइटर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से काम कर पाते हैं अपने राइटिंग के साथ में। माई थॉट्स मतलब अब जिसने ये बुक रिव्यू की है वो अपने थॉट्स बता रहे हैं इस बुक के बारे में। आई फर्स्ट रेड दिस नॉवल ईयर्स अगो, मतलब ये जो राइटर है उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत साल पहले ये बुक पढ़ी थी। वेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल एंड वॉज लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड, मतलब पहली बार जब मैंने बुक पढ़ी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, और इस बुक ने मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया था, मतलब मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था इस बुक से। इन स्पाइट ऑफ दिस अ विविड इमेज रिमेन्ड विथ मी, भले ही मैं प्रभावित नहीं हुआ हूँ लेकिन फिर भी इस बुक का एक इमेज जो है ना, एक क्लियर इमेज मेरे दिमाग में छपा हुआ था, कोई सीन में भी छपा हुआ था। और वो क्या सीन था? एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, जब ओल्ड मैन फिशिंग रॉड पे पकड़े हुए था और एकदम मरने की कगार पे था कि अब शायद वो मार्लिन जो है, फिश जो है, उसको पानी में खींच लेगी या बोट को उल्टा कर देगी। वो स्ट्रगल जो है वो भूल नहीं पा रहे थे, वो स्ट्रगल का जो है इम्प्रेशन उनके दिमाग में बन चुका था इस राइटर के, रिव्यूअर के। तो उनको यही छवि जो उनके दिमाग में थी, एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज, मतलब एक ओल्ड आदमी अपने फिशिंग रॉड को पकड़े हुए और अपने आखिरी सांस तक वो पूरी स्ट्रगल कर रहा है कि वो उस फिश को अपनी ओर खींचे, ना कि वो फिश की ओर जाए। रिसेंटली आई रेड दिस बुक अगेन एंड वॉज एक्सट्रीमली मूव। तो अब ये जो रिव्यूअर कहते हैं कि रिसेंटली मैंने ये बुक वापस से पढ़ी, और जब मैंने ये बुक वापस से पढ़ी तो मैं एकदम से, मेरे दिल को इस बुक ने छू लिया।
द फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ ऑफ द ओल्ड मैन्स कैरेक्टर। फॉर्मिडेबल मतलब एक ऐसा कैरेक्टर मुझे देखने को मिला जिसको देखकर डर लगने लगे। जो स्ट्रगल था उसका उस समय का, जो ताकत उसके अंदर आ गई थी स्ट्रगल करते वक्त, तो उस ताकत को देखकर डर लगने लग गया था, जैसे मानो अरे ये क्या कर रहा है आदमी। द क्वाइट डिवोशन ऑफ द एम्पैथेटिक मेनोलिन, और जो क्वाइट डिवोशन था ऑफ द एम्पैथेटिक मेनोलिन, बेचारे पे दया आ रही थी। 84 डेज तक वो एक ऐसे आदमी के साथ में काम कर रहा था जो फिश ही नहीं पकड़ पाया था, और अब जब फिश पकड़ रहा है तो वो स्ट्रगल कर रहा है फिश को अपनी ओर खींचने के लिए। तो ये मेनोलिन जो है, उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया ओल्ड मैन के साथ जाने के लिए, लेकिन वो नहीं माना, वो तो ओल्ड मैन के साथ ही गया, वो नहीं छोड़ना चाहता था ओल्ड मैन को। और जो रिलेशनशिप था बिटवीन द टू आर हार्ट वार्मिंग, किसी बीच में द ओल्ड मैन एंड द मेनोलिन, जो उसका अप्रेंटाइज था, इन बीच का जो रिलेशन था वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग रिलेशन था, मतलब आपके दिल को पिघला दे ऐसा। हेमिंगवेज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी एंड द क्रिएचर्स ऑफ द वाटर आर ब्यूटीफुल। हेमिंगवे ने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है सी को और उनके क्रिएचर्स को अपने बुक में, अपने राइटअप में शुरुआत में, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली, और मार्लिन वो जो फिश थी जो ओल्ड मैन ने पकड़ी थी, हुक, उसके हुक में अटक गए थे, ओल्ड मैन के फिशिंग रॉड के हुक में अटक गई थी, उसकी लाइफ भी जो है किस तरीके से डेस्परेटली वो स्ट्रगल कर रही थी मार्लिन अपने आप को बचाने के लिए। एंड इट्स हार्ड्स टू नो वेदर अवर सिंपैथी शुड लाई विद द ओल्ड मैन और विद द मार्लिन। और बहुत मुश्किल हो रहा था हम सबके लिए ये जानने के लिए कि हमारी सिंपैथी, हमारी दया किसके साथ होनी चाहिए, ओल्ड मैन के साथ जो 84 डेज तक फिश नहीं पकड़ पाया और 85th डे पर जो फिश पकड़ा है वो भी स्ट्रगल कर रहा है उसको पकड़ने के लिए, या फिर मार्लिन के साथ में जो अपने लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रही है, वो पकड़ी नहीं जाना चाहती है, वो मरना नहीं चाहती है, किसके साथ हमारी सिंपैथी होनी चाहिए। बट एज द नॉवेल प्रोग्रेसेस द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर इनसेपरेबली लिंक्ड। लेकिन जैसे जैसे नॉवेल आगे बढ़ती है वैसे ही वैसे द ओल्ड मैन और वो मार्लिन दोनों ही एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ जाते हैं, इनसेपरेबल मतलब जो जुदा ना हो सके ऐसे, क्योंकि दोनों की कहानियां एकदम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिकॉज बोथ स्टैंड फॉर द सेम आइडियल, दोनों सेम आइडियल है, दोनों अपनी जान बचाना चाहते हैं, क्योंकि फिशरमैन ने अगर फिश नहीं पकड़ी तो वो मर जाएगा, और अगर मार्लिन अपने आप को नहीं छुड़ा पाई तो वो मर जाएगी। दैट इज अ नोबल स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन, मतलब अपने आप को बचाने के लिए एक स्ट्रगल थी। फिशरमैन भी अपने आप को बचा रहा था और मार्लिन भी अपने आप को बचा रही थी। तो इस तरीके से ये स्टोरी जो है यहाँ पे खत्म होती है। क्विकली मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगी, और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इसी वीडियो में करवा रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें करने वाले हैं बच्चों, मोस्टली क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आते हैं। अगर ये चैप्टर आया तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड नेम द फॉलोइंग। बहुत इजी है। पहला हुआ है यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटाइज मेनोलिन, द प्लेस वेयर हेमिंगवे हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग क्यूबा, दैट विच हेमिंगवे वॉज इंजर्ड बाय ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शार्पनेल, लैंग्वेज ऑफ द नॉवल सिंपल एंड पिथी, इन हिज फर्स्ट रीडिंग द रिव्यूअर वॉज लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड। चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द रिव्यू। तो पहला क्वेश्चन है मेनोलिन्स पेरेंट्स इंसिस्टेड ऑन हिज वर्किंग विद द सेम ओल्ड फिशरमैन। तो यहाँ पे सेम ओल्ड फिशरमैन के जगह पे आ जाएगा एनी अदर फिशरमैन। हाँ, इंसिस्टेड ऑन हिज वर्किंग विद एनी अदर फिशरमैन। दिस नॉवल इज प्योर फिक्शन। तो यहाँ पे दिस नॉवल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। हेमिंगवे स्टाइल ऑफ राइटिंग डज नॉट अनफोल्ड द हिडन मीनिंग। हेमिंगवे स्टाइल ऑफ राइटिंग के बाद में डज नॉट के जगह पे आप लिख सकते हो, इन हेमिंगवे स्टाइल ऑफ राइटिंग वन कैन फाइंड न्यू layers of meaning every time. The relationship between the old man and the Marilyn is coarse. तो यहाँ पे the relationship between the old man and the Marilyn is heartwarming. Third question, compare the points that you would use for a book review with those of the review of a play and write it in your notebook. ये question 2 marks के लिए आ सकता है। तो आप बुक रिव्यू और रिव्यू ऑफ अ प्ले, ये दो कॉलम ऐसा बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो द गेस्ट ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर बुक रिव्यू में भी और प्ले में भी, दोनों में सेम पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो द आइडिया बिहाइंड द स्टोरी रिटन, यहाँ पर द आइडिया बिहाइंड द प्ले रिटन। प्ले के लिए प्ले रिटन और स्टोरी के लिए, बुक रिव्यू के लिए स्टोरी रिटन लिख सकते हो, द आइडिया बिहाइंड द स्टोरी रिटन, द आइडिया बिहाइंड द प्ले रिटन। फिर तीसरा थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कैरेक्टर्स इन द स्टोरी एंड देयर इंपॉर्टेंस। प्ले में भी आप लिख सकते हो रोल्स प्लेड इन द प्ले बाय द कैरेक्टर्स। फोर्थ में राइटिंग स्टाइल, दोनों में भी लिख सकते हो, स्टोरी में भी, बुक रिव्यू में भी और प्ले में भी। तो ये 4 पॉइंट लिखोगे तो 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है, द लाइन आई फर्स्ट एवर रेड दिस नॉवल ईयर्स अगो व्हेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल
and was left unimpressed tells us about the book reviewer's opinion about the book. Complete the following sentences using the expressions. So in my opinion, every hardworking person achieves success in life. ये ना आपको complete करना है. आधा sentence दिया जाएगा और फिर आधा sentence आपको complete करना है. तो I strongly feel that life is made up of many ups and downs. I wish I could lead a healthy life in this polluted atmosphere. As far as I know you, you never cry over trivial matters. I think the NEP helps the students in shaping themselves or in shaping their futures. Find all the words from the text that are related to the word brave or courage. तो इस टेक्स्ट में जितने भी वर्ड्स है जो ब्रेव और करेज से रिलेटेड है वो कुछ इस तरीके से, पहला दिया हुआ है स्ट्रेंथ, दूसरा आप लिख सकते हो एंड्योरेंस, तीसरा डिटर्मिनेशन, चौथा नोबल और पांचवा आप लिख सकते हो फॉर्मिडेबल, ट्रायम्फ, ये सब वर्ड्स लिख सकते हो. नेक्स्ट, the review mentions struggles of both the writer Ernest Hemingway and the old man. Fill in the incidents of struggle of Hemingway in the table A and those of the old man in table B. तो यहाँ पे अर्नेस्ट हेमिंगवे का हम लिखेंगे, यहाँ पे ओल्ड मैन का हम लिखेंगे. अर्नेस्ट हेमिंगवे का फिशिंग इन क्यूबन वाटर्स और यहाँ पे अनएबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 days. सेकेंड यहाँ पे वर्कड फॉर द रेड क्रॉस इन वर्ल्ड वॉर 1, नो वन टू सपोर्ट हिम. थर्ड यहाँ पे अर्नेस्ट हेमिंगवे का स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन और ओल्ड मैन में मार्लिन पुल्स हिम टुवर्ड्स द डीप सी बट ही डजंट गिव अप. यहाँ पे win the struggle with determination and endurance, यहाँ पे battles his life against the sharks. अब read the text again, you will find that the text contains many phrases in part A and their meaning in part B. हमको उन्हें मैच करना है. तो phrases है run of a terrible bad luck. run of a terrible bad luck मतलब D, a period of time when bad things happen. draws heavily on मतलब makes use of. struck a chord means hit on a topic. In spite of means without being affected by a particular factor. holding on का मतलब endure in difficult circumstances. तो ये phrases है, phrases की meanings है, ये भी आपको आ सकता है activity based questions में. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, रीराइट एज डायरेक्टेड विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग इन योर नोटबुक. हेमिंगवेज नॉवेल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स. अभी हमें कन्वर्ट करना है अंडरलाइन एडजेक्टिव को टू एन एडजेक्टिवल क्लॉज. तो हेमिंगवेज नॉवेल इज बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट आर रियल. हम इस तरीके से लिखेंगे, तो रियल इवेंट्स की जगह ऑन इवेंट्स दैट आर रियल. ही हुक्स अ मार्लिन बट द मार्लिन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम. रीराइट बिगिनिंग विथ ऑल्दो. अभी क्योंकि बट है यहाँ पे, ऑल्दो से हम शुरू कर सकते हैं. तो ऑल्दो ही हुक्स अ मार्लिन कॉमा इट इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं. द रीडर कैन रीड हिज वर्क अगेन एंड फाइंड न्यू लेयर्स ऑफ मीनिंग. बिगिन द सेंटेंस वर्क ऑन रीडिंग. So on reading again and again, a reader can find new layers of meaning in his word. As the novel progresses, the old man and the marlin are inseparably linked. Rewrite using progress as a noun. So with the progress of the novel, the old man and the marlin are linked inseparably. Being strong, the marlin starts pulling the boat. Rewrite inserting and as a coordinator. The marlin is strong and starts pulling the boat. When I first read this novel, I was unimpressed. Rewrite using but as a coordinator. I had already read the novel but was unimpressed. तो ये इस तरीके से हमारे ये सेंटेंसेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अब मैं सीधा आपको इसके कराती हूँ रूट वर्ड वाला. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपका आता है जो स्टार्टिंग में आपका लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन आता है ना 8 मार्क्स का, ये उसमें आते हैं ये क्वेश्चंस. तो राइट द रूट वर्ड आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ. रूट वर्ड हमें लिखना है, या तो वर्ड्स में सफिक्स लगे होते हैं या प्रीफिक्स लगे होते हैं. तो इन दोनों को ही, अगर कोई भी है सफिक्स प्रीफिक्स या दोनों भी है, तो इन्हें हम निकालना है और उसके जगह पे रूट वर्ड लिखना है. तो पहला जो है अनएबल का हो जाएगा एबल. सेकंड आपका हेवीली का हो जाएगा हैवी. थर्ड डिटर्मिनेशन का डिटरमाइन. एंड्योरेंस का एंड्योर. अनइम्प्रेस्ड का इम्प्रेस्ड. इम्प्रेस लिख सकते हो, ईडी यहाँ पे निकल जाएगा. रिलेशनशिप का रिलेशन. इनसेपरेबली का सेपरेट. एम्पैथेटिक का एम्पैथी. ब्यूटीफुल का ब्यूटी. सिंप्लिसिटी का सिंपल. तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे हो गया. अब यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको करा दिए हैं. आज के लिए इतना ही. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.